दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ। पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दक्षिण में हमारी सीटें डबल होंगी और उत्तर में विपक्ष के लिए पहले से ज्यादा परेशानी होगी। There's a whole exercise which is done to arrive at that 370. That 370 was not a sort of a figure out of thin air. Many of us may not have known, okay, it would be exactly it would be 370. Huh. But we knew that it would be a very ambitious target. Our point of view, I would say, for us it would be Dakshin mein double, and for the opposition, I would say Uttar mein even more trouble. कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच जर्मनी भाग गए, उनका पासपोर्ट जब्त करने को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जैसे ही हमें अनुरोध मिला, हमने कार्रवाई की। MEA got this request from Karnataka only on the 21st of May. We immediately acted on it. On 23rd of May, he was given, we have to follow a certain procedure, and the procedure is initiated. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने परदादा नेहरू जी के द्वारा किए गए अधूरे वादे को 4 पीढ़ी बाद पूरा करने की बात कर रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी झारखंड के गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किस्सा बताती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि हमारे परदादा को डुमरिया से एक शादी में आने के लिए न्योता मिला था, लेकिन वो नहीं आ सके। इस बीच जब उस गांव के ऊपर से जहाज उड़ते दिखाई दिए तो लोगों ने कहा कि नेहरू जी आए हैं। यहाँ से जो ये क्षेत्र है, यहाँ से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आपने भी सुना होगा, पंडित नेहरू जी की समय से जब मोतिया डुमरिया गांव के एक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि पंडित जी को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में। उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुंचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुंचा था कि नहीं, लेकिन ऊपर से एक हवाई जहाज जा रहा था, तो सबने सोचा शायद पंडित जी आ रहे हैं। उस समय शायद पंडित जी नहीं आए, लेकिन आज मैं आ गई हूं उनकी जगह में, बहुत सालों बाद। प्रियंका गांधी के इस बयान पर भाजपा ने भी करारा प्रहार किया है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यह है कांग्रेस का गोड्डा लोकसभा सम्मान। मोती डुमरिया के लोग हवाई जहाज देखकर मूर्खता में नेहरू जी समझ लिए, यानी गोड्डा के लोग मूर्ख हैं। गोड्डा को ऐसी बदनामी शायद किसी ने नहीं दी होगी। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ही इंडी खेमे से प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार की प्रशंसा खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। देश में कल यानी शनिवार को लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान होना है। इसी चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। वहीं मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के देवघर जिले में जनसभा के दौरान मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उनके 10 साल के काम पर सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इंडी गठबंधन के नेता पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह झूठ बोलते हैं और भाजपा के झूठ में जनता फंसने वाली नहीं है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में जॉब का ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। मुझे उम्मीद है लोग बड़े वोटों से चुनाव जिताएंगे, इतिहास रचेंगे। आजमगढ़ के लोग सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को बहुत मजबूत करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर ने कहा कि लोग कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं और आगामी 4 जून को कांग्रेस ही सरकार का गठन करने वाली है। जबकि कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री के शिष्टाचार पूर्ण स्वभाव की सराहना की है। संदीप दीक्षित ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम के इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर की,
साथ ही उन्होंने लिखा कि हालांकि हमारे राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं, ये प्रधानमंत्री की कृपा ही है कि उन्होंने शीला जी और उनके योगदान को याद किया। संदीप दीक्षित ने आगे लिखा कि उनकी माताजी और प्रधानमंत्री 12 वर्ष तक साथ मुख्यमंत्री रहे और अक्सर विभिन्न मंचों पर बातचीत करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार आवश्यक है। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया? We are seeing a noticeable enthusiasm for our candidates and a noticeable lack of enthusiasm for the BJP. In many cases, in BJP strongholds, there has been a perceptible drop in turnout. And I will say that though we are not going to come up with numbers, it's become increasingly clear to us that the trend is heading in a certain direction. And on the 4th of June, there's going to be a change of government in Delhi. इसके अलावा इंडी गठबंधन के बाकी दल भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार कितना सफल होगा ये तो 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। 19 मई को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। हिरासत अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने विभव कुमार को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान विभव कुमार को कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्यसभा की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मामले में आरोपी विभव कुमार की पुलिस रिमांड 5 दिन की खत्म होने के बाद आज दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को पुनः 30 हज़ारी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में सुनवाई करने के बाद आरोपी विभव कुमार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। कोर्ट में इस दौरान कई विषयों पर दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलें रखी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में पूरी तरह से छानबीन कर रही है और सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आरोपी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की मुख्यमंत्री के आवास पर। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आरोपी विभव कुमार को अपना फोन फॉर्मेट करना पड़ा। आरोपी विभव कुमार को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देने के बाद दिल्ली पुलिस लगातार अब इस मामले में आगे बढ़ेगी और उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेगी जो कहीं ना कहीं अभी भी इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में मिसिंग है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आने वाले समय में वो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ कर सकती है बल्कि पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी कुछ सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस जान सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने आम आदमी पार्टी पर कथित विदेशी फंडिंग घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने 2015-16 में अमेरिका और कनाडा से विदेशी चंदे के जरिए 1.19 लाख डॉलर इकट्ठा किए थे। ये पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर हुआ। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता का नाम प्रवर्तन निदेशालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र में है, जिसमें आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग की जांच की मांग की गई है। खेरा के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों के आधार पर ईडी इस मामले की जांच कर रही है। उनका बयान भी एजेंसी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया था। खेरा ने बताया कि 2015-16 में मुझे अरविंद केजरीवाल ने यूएसए और कनाडा का दौरा करने के लिए कहा था। खेरा ने दावा किया कि उनसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी अमेरिका गए थे, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स पैसे ले रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये पैसा कैश से लिया गया या कार्ड से। वो पैसा कहाँ गया ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बता सकती है, लेकिन मुझे पता है कि 1.19 लाख डॉलर जमा किए गए थे। दूरदर्शन के साथ खास बातचीत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि भारत में शुरू से ही महिला सशक्त रही है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे यहाँ महिला शक्ति देश के बड़े पदों पर आसीन है। Education Ministry, Saraswati, Human Resource, and then Finance Ministry, Lakshmi,
तो इस तरह से देखेंगे तो हम इस देश में पहले श्रीमती और श्री लिखते हैं. वी डोंट राइट मिस्टर एंड मिसेस, वी राइट फर्स्ट women come, Mrs. and Mr., Srimati and Shri. So women are already empowered in this country. If you see Devi Puran, Devi Bhagavatam, and all that, it said the Mother Divine is the Supreme. You know? So on the earth also we call Mother Earth. Mother India we call. No other nation calls their nation as Mother. रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष पर बात करते हुए श्री रविशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद का समाधान सिर्फ संवाद है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बैठकर समाधान ढूंढना चाहिए. इस मामले में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. Dialogue is the only way. You know, unless people sit across the table, understand each other, getting into each other's shoe, there can't be peace. For this, India can play a very, very important role, and it is doing in some way, because it's a positive energy that promotes, dialogue. And if a person who is initiating the mediator or the mediating force has more positive outlook, a broad outlook towards life, like our country has, then it can make a big difference in the world. मिशन ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है. इस खुलासे में बताया गया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में ब्रह्मोस के निर्यात की फाइल लटकी रही. फाइल के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने का हवाला देते हुए ब्रह्मोस टीम का फिलीपींस दौरा भी रोक दिया गया. एक निजी चैनल के ब्रह्मोस से जुड़े खुलासे के बाद इस खबर को प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है. दरअसल इस खुलासे में यह भी साफ किया गया है कि कोई पॉलिसी नहीं होने से असमंजस की स्थिति बनी रही और ब्रह्मोस के निर्यात में देरी हुई. तत्कालीन विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा था कि हम ब्रह्मोस के पक्ष में हैं, लेकिन इसके निर्यात के लिए हमारे पास कोई नीति नहीं है. यह खुलासा कई पुराने पत्रों के जरिए किया गया. इसके तार विदेश और रक्षा मंत्रालय तक जुड़े हुए हैं. इन पुराने पत्रों में यह भी लिखा हुआ मिला कि ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन और विक्रय को लेकर रूस के साथ हुए करार को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जो किसी भी पक्ष की सुरक्षा और सैन्य राजनीतिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता हो. इसमें राष्ट्रीय कानूनों का ध्यान रखने की भी दी गई थी. हालांकि अंत में इसमें भी आदेश दिया गया था कि मिसाइलों के निर्यात को लेकर जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर कोई बातचीत न की जाए. आपको बता दें कि ब्रह्मोस मध्यम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसे सबमरीन, जहाज या फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है. इसके जमीन और जहाज से मार करने वाले वर्जन हैं. भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के संयुक्त नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है. भारत ने ब्रह्मोस की पहली सफल डिलीवरी अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी की. फिलीपींस अपनी सेना के आधुनिकीकरण की योजना के तहत ब्रह्मोस खरीद रहा है. 4 खेप में यह मिसाइलें पहुंचाई गई हैं. हर खेप में 3 लॉन्चर और 290 किलोमीटर रेंज की 3 मिसाइलों के अलावा प्रत्येक लॉन्चर के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया जाता है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 28 मई से 2 महीने के लिए धारा 144 लागू की जा रही है. कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है. सीपी विनीत गोयल का कहना है कि कोलकाता में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और आगे ये घटनाएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए 144 धारा लागू की जा रही है. नोटिस में बताया गया है कि इन 2 महीनों तक कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. 20 साल पुराने मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के केस में साकेत कोर्ट का फैसला आया गया है. साकेत कोर्ट ने वीके सक्सेना की ओर से दायर मानहानि मामले में एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को दोषी ठहराया है. एलजी वीके सक्सेना ने 2001 में मेधा पाटकर के खिलाफ यह केस दायर किया था. सक्सेना उस वक्त एक एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे. उनका आरोप था कि मेधा पाटकर ने एक प्रेस नोट जारी करके बयान दिया था कि सक्सेना देशभक्त न होकर एक कायर है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेधा पाटकर का
बयान एलजी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। सक्सेना को कायर बताते हुए उन पर हवाला पर लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाना न केवल उनकी मानहानि करने वाला है, बल्कि लोगों के बीच उनको लेकर नेगेटिव राय बनाने की कोशिश भी है। मेधा पाटकर का यह कहना है कि वो देशभक्त न होकर कायर हैं, उनके चरित्र और देश के प्रति उनकी निष्ठा पर सीधा हमला है। उत्तर भारत में गर्मी की वजह से लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल है। वहीं तिरुवनंतपुरम, डिब्रूगढ़, उधमपुर और मेदिनीपुर में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। दिल्ली में भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम पेड़ पौधा का ध्यान ऐसे बच्चों की तरह रखना पड़ रहा है। यही हमारी रोजी रोटी है, कहीं सूख ना जाए। इतने पानी लगाते हुए हमारे पौधे सूख रहे हैं। बिल्कुल सुबह 7 बजे से टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। बस ये है कि ऑफिस भी ज़रूरी है, तो अपना जो भी गाइडलाइन है लू से बचने के लिए उसका वो अपना पालन करें, सुरक्षित रहें, घर परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत शिद्दत की गर्म है, मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। थोड़ा देर आगे चलने के बाद पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, पानी पीना है, क्योंकि बॉडी जब सारा पानी निकल जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। असम के डिब्रूगढ़ शहर में हल्की बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भी हल्की बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल में आईएमडी द्वारा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा गया है कि चेन्नई तट के पास बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव 25 मई को एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और लैंडफॉल 26 मई की आधी रात को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की बैठक हुई। प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनडीआरएफ ने 12 टीमें तैनात की हैं और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव और राहत टीमों के साथ साथ जहाजों और विमानों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने समुद्र से मछुआरों को वापस बुलाने और संवेदनशील इलाकों से लोगों को समय पर निकलने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, बिजली, दूरसंचार, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और मत्स्य पालन विभाग के सचिवों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान से पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन डेवलप हुआ है। सागर आइलैंड और कैनिंग से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पे ये केंद्रीभूत है दक्षिण में, यानी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में ये केंद्रीभूत है। धीरे धीरे आज ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति कर रहा है। कल से नॉर्थ दिशा में गति करते हुए इंटेंसिफिकेशन होगा। साइक्लोन स्टॉर्म कल सुबह बनेगा और फिर कल रात को एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा। 26 तारीख मिडनाइट को बांग्लादेश और इसके आसपास जो वेस्ट बंगाल के तटीय इलाका है वहाँ अतिक्रमण करेगा और जब ये कोस्ट के पास पहुँचेगा इसका विंड स्पीड लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 21वां बीएसएफ अलंकरण समारोह और रुस्तम जी मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। समारोह में सराहनीय सेवा के लिए बीएसएफ के बहादुर जवानों को बहादुरी के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल प्रदान किया गया। वहीं समारोह के दौरान अजीत डोभाल ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अगले 10 साल में हमारा देश 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। India is changing very fast. In next 10 years, we will be a 10 trillion economy.
It's a very, very major achievement, and with the world's third largest economy. It will also have the world's largest workforce. Technically, it will be one of the most advanced countries in many fields like semiconductors, artificial intelligence, quantum computing, high technologies, and various other areas of defense, security, manufacturing, and others. For military weapons and equipments, I think every few months we are bringing out a list of about 100 items or others where there is a ban on imports. Everything will be made in India. Atmanirbhar Bharat. अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि भारत अब विश्व पटल पर हथियारों के बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहा है। बदलते भारत में प्रॉस्पेरिटी एक तरह से सिक्योरिटी की भी गारंटी बन गई है। Was always an importer of the weapons and equipment. This year ending 31st of March, has exported weapons valued at $2.5 billion. So we are emerging as a major exporter. Now in this changing India, prosperity guarantees security to some extent, and it adds to your vulnerability in much larger areas. All these are the ingredients of the national power, what the Chinese call as the comprehensive national power. Your economy, your geographical expanse, your very important geostrategic positioning, technological achievements, and India's comprehensive national power will be extremely high. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत सरकार ने जितनी तवज्जो देश की सीमाओं की सुरक्षा को दी है उतनी कभी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं दिवाली बॉर्डर पर जवानों के साथ मनाते हैं और उन्होंने अपने कैबिनेट के साथियों को भी प्रेरित किया है कि वो भी सीमा रेखा पर जाए। Last 10 years have been the years in which the government has paid very, very high attention to the security and management of our borders. There is no Diwali in which our Prime Minister has not gone to Pakistan. He personally took interest to ensure all the governors of the 16 border states should visit the bordering districts. He also directed his cabinet ministers. And a lot of work was done. Survey of about 12,000 villages all along the border was done under his instructions. 1 मार्च को हुए बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने ब्लास्ट मामले के 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 35 वर्षीय शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू के रूप में हुई है। छोटू को इससे पहले लश्कर तैयबा एलईटी आतंकी साजिश मामले में दोषी ठहराया गया था। साल 2018 में जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल मतीन ताहा का दोस्त बन गया था। शोएब अहमद ने अब्दुल मतीन ताहा को विदेश में संदिग्ध ऑनलाइन हैंडलर से मिलवाया था। उसके बाद फिर से वह दूसरी साजिश में शामिल हो गया था। एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 4 राज्यों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के 3 दिन बाद एनआईए ने शुक्रवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भारत के बाबूलाल हेम्ब्रोम ने अमेरिका में चल रहे यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और झारखंड सरकार द्वारा संचालित जेएसएसपीएस अकादमी में कोचिंग ले रहे बाबूलाल ने प्रतियोगिता के अंडर 17 वर्ग में स्नैच और क्लीन जर्क में 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। इस जीत के साथ ही बाबूलाल विदेशी धरती पर पदक जीतने वाले झारखंड के पहले वेटलिफ्टर बन गए। और पापुआ न्यू गिनी में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 100 से अधिक लोग मारे जाने की आशंका है। लोग अपने घर से सामान और अन्य जरूरी सामानों के साथ जाते हुए देखे गए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। जाते जाते डीडी न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि कल 6ठे चरण का मतदान है। यदि आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं, अपना वोट ज़रूर डालने जाए।
दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।